भारत में गवर्नर के पद को लेकर ना हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है कि आखिर ये पद है क्या। संविधान का एक निष्पक्ष गार्डियन या फिर सेंटर में बैठी सरकार का एक पॉलिटिकल एजेंट। तो चलिए आज इसी पेचीदा सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल या फिर एक पॉलिटिकल एजेंट। मतलब आखिर गवर्नर की असली भूमिका है क्या? एक ऐसा निष्पक्ष प्रहरी जो संविधान की रक्षा करे, या फिर सेंटर के एक एजेंट की जो सिर्फ सियासी हितों को पूरा करे? यही वो सवाल है जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के केंद्र में है। सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने गवर्नर के पद को सेंटर और स्टेट्स के बीच एक पुल की तरह देखा था, एक ब्रिज। लेकिन आयरनी देखिए, जो पुल दो किनारों को जोड़ने के लिए बना था ना, वही अक्सर दरार की वजह बन जाता है, एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाता है। तो आखिर हमारे संविधान बनाने वालों की सोच थी क्या? देखिए, उन्होंने गवर्नर को स्टेट का एक सम्मानित नॉन पॉलिटिकल हेड के रूप में देखा था, एक ऐसी कड़ी, एक वाइटल लिंक जो सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बनाए रखे। मतलब ये थी इसकी ओरिजिनल आइडियल डेफिनेशन। तो फिर सवाल यह है कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच की गहरी खाई में। चलिए जरा देखते हैं कि जो बातें कागज पर लिखी हैं और जमीन पर जो असलियत है, उसमें कितना बड़ा फर्क है। अब ये देखिए, ये दो चेहरे हैं गवर्नर ऑफिस के। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो कहता है कि वो स्टेट के सेरेमोनियल हेड हैं, एक जरूरी लिंक है, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल रियलिटी, जहां अक्सर उन्हें एजेंट ऑफ द सेंटर या एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। और इस पूरे झगड़े की जड़ वो है आर्टिकल 156, जो कहता है कि गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही पद पर रहेंगे। आसान भाषा में कहें तो जब तक केंद्र सरकार चाहेगी। अच्छा, तो ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये कुछ खास मुद्दों पर बार बार खुलकर सामने आता है। तो चलिए देखते हैं कि वो असली बैटल ग्राउंड्स कौन से हैं, जहां गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच ये सियासी लड़ाइयां होती हैं। ये हैं वो मेन फ्लैश पॉइंट्स। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट्स और टेन्योर, फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स जो बिल पास करती हैं, उन पर महीनों तक बैठे रहना। हंग असेंबली के सिचुएशन में सरकार बनाने के लिए किससे बुलाना है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और हाँ, बिल्स पर अपनी सहमति रोकना या उन्हें वापस भेजना, ये सब वो चिंगारियां हैं जो अक्सर विवाद की आग भड़का देती हैं। और इन सब में आजकल जो सबसे बड़ा और सबसे गर्म मुद्दा है, वो है बिल्स को असेंट यानी मंजूरी देने में देरी। जरा सोचिए, जनता एक सरकार चुनती है, वो सरकार विधानसभा में कानून पास करती है, और वो कानून महीनों, कभी कभी तो सालों तक सिर्फ एक दस्तखत के इंतजार में अटका रह जाता है। मामला इतना सीरियस है कि तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे राज्यों को तो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एकदम क्लियर है। आर्टिकल 200 को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने कहा है, अ गवर्नर मस्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र। ये दो शब्द सुनने में छोटे लगते हैं पर बहुत पावरफुल हैं। इसका सीधा मतलब है, आप अनिश्चित काल के लिए बिल्स को अपनी मेज पर नहीं रख सकते। ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के बीच पावर को लेकर ऐसा टकराव होता है, तो एक संस्था है जो रेफरी का काम करती है, हमारी जुडिशरी। तो चलिए देखते हैं कि अदालतों ने इस बैलेंसिंग एक्ट को निभाने के लिए, मतलब खेल के नियमों को साफ करने के लिए, अब तक क्या क्या किया है। जुडिशरी ने ना टाइम पर एक लक्ष्मण रेखा खींची है। 1994 का लैंडमार्क एसआर बॉम्बई केस याद है, जिसने आर्टिकल 356 के मनमाने इस्तेमाल पर जोरदार ब्रेक लगाया। फिर 2016 में आया नबाम रेबिया केस, जिसमें कहा गया कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट को प्रभावित नहीं कर सकते। और अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि बिल्स को डिले करना एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। तो कोर्ट्स लगातार याद दिलाते रहे हैं कि गवर्नर की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ दिख रही है,
पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि सालों से कई एक्सपर्ट कमिटीज ने इस पद को डीपोलिटिसाइज करने के लिए, यानी इसकी ओरिजिनल भूमिका में वापस लाने के लिए बहुत ही ठोस सुझाव दिए हैं। इनमें 2 कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक 1988 का सरकारिया कमीशन। इन्होंने कहा था कि गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। फिर 2010 में आया पुंछी कमीशन। इनकी सिफारिश तो और भी आगे की थी कि गवर्नर का 5 ईयर का टेन्योर फिक्स्ड हो और उन्हें प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली क्लॉज हटाकर सिर्फ एक प्रॉपर प्रोसेस से ही हटाया जा सके। तो इन सारी सिफारिशों को अगर हम एक साथ देखें तो एक 5 स्टेप अप्रोच सामने आता है। 1. ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो। 2. बिल्स पर एक्शन लेने के लिए क्लियर टाइमलाइंस हो। 3. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कार्यकाल की सुरक्षा हो। 4. रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल ऑफिस लेने से पहले एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो। और 5. जुडिशियल ओवरसाइट को और मजबूत किया जाए। लेकिन देखिए, सच तो ये है कि असली सल्यूशन शायद संविधान में अमेंडमेंट करने से नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा इसकी स्पिरिट को, इसकी आत्मा को अपनाने से। और ये होगा पॉलिटिकल विल और सेल्फ रिस्ट्रेंट से। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब कानून से भी ऊपर उठकर संविधान की भावना का सम्मान करना। तो आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है, ये बहस इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सेहत से जुड़ा है। ये डेमोक्रेटिक मैंडेट यानी जनता के फैसले की इंटेग्रिटी से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बचाने से जुड़ा है, ताकि स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस ना हो, मतलब कामकाज ठप न पड़ जाए। तो आखिर में एक सवाल, क्या सिर्फ प्रोसीजर और प्रेसिडेंट बना देने से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को पॉलिटिकल विल से सच में बचाया जा सकता है, या फिर आखिर में सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है और उसे किसने बिठाया है? इस पर सोचिएगा जरूर।